और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि जम्मू से है, जहां पर आज एक और बड़ा हमला हुआ। बस में ग्रेनेड फेंके गए और इसमें फिलहाल बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, 24 लोग घायल हुए हैं। दोपहर को ये घटना हुई है। जम्मू बस स्टैंड पर एक बस के अंदर ग्रेनेड से धमाका किया गया है, जिसमें 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 3 से 4 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलवामा हमले के बाद जम्मू में आतंकी हमले का अलर्ट पहले जारी किया गया था। ग्रेनेड धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बसों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। बाहर से ये ग्रेनेड लाया गया था, ये आईजी ने कहा है। फिलहाल इस धमाके के बाद एक बार फिर से यहां दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अलर्ट मोड में रहने के बावजूद ग्रेनेड से बस में हमला किया जाता है और बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और अक्सर इस तरह के हमले भीड़ भाड़ वाले इलाके में किए जाते हैं ताकि दहशत और ज्यादा फैले। और इस बार चुना गया जम्मू बस अड्डे को। यहाँ ग्रेनेड से धमाका किया गया बस में, और ये धमाका कितना जबरदस्त था इसी से समझा जा सकता है कि आसपास की कई बसें इस धमाके की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है या कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया, यहाँ पे देखा मैंने 10-12 लोग, बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। तकरीबन यहाँ से कोई 10 मिनट पहले की बात है। यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में। About half an hour back there has been about half an hour back there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. Generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs, but there was nothing very specific about this. तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस हमले के पीछे आखिर किसकी साजिश थी ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मनोज कौल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। मनोज कौल जी, ये बताइए कि इस धमाके की जिम्मेदारी क्या किसी संगठन ने ली है और घायलों की संख्या के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, घायलों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। हमारे पास जो अभी हॉस्पिटल सोर्सेज से खबर आई है, 27 के करीब लोग जो है जख्मी हुए थे। पहले पुलिस ने ये कहा था कि 18 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि अब हॉस्पिटल सोर्सेज कहते हैं कि 27 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो जहाँ तक आपने ये पूछा कि क्या किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी। हमारे साथ मनोज कौल जी आप बने रहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। Jammu and Kashmir experienced a grenade blast in the bus stand. So how do you see that the security has been still questions here? So cause detail is not known. Fortunately, so no 18 casualties. people have been injured. 18 people, 18 civilians. Injured. Yeah. The local inquiry has initiated. We'll get the details. But we are proud of our forces. Government has given all the liberty to the forces to take the necessary steps, and that is being done. Terrorists, they are on run, and I'm sure our forces will take care of all this. Thank you so much. तो ये जानकारी दी जा रही है कि जो गवर्नमेंट है वो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और जो भी सेफ साइड कदम उठाए जाने चाहिए वो यहाँ उठाए जा रहे हैं। मनोज कौल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या अपडेट आप दे रहे थे? जो मैं कह रहा था कि जब इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी तो पुलिस ने कहा था कि 18 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 27 लोग जो है
उन्हें चोटें आई हैं और जिनमें से 2 की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। और जहां तक इस ग्रेनेड हमले का ताल्लुक है, अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हमने पहले भी देखा हुआ है, मोनिका, ये पहली बार नहीं है कि जब कोई सिविलियन पे अटैक होता है तो उसके बाद जो संगठन है बहुत कम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई हो तो जो आतंकी संगठन है वो जल्द से जल्द उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो जम्मू में हमला हुआ है जिसपे आम शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक तो बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मोनिका, मनोज जी, साथ ही जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद बसों के परिचालन पर और बाकी चीजों पर भी इसका असर पड़ा होगा, माहौल एक बार फिर से पैनिक हुआ होगा, क्या वो तमाम चीजें अब सामान्य हो गई हैं? ये देखिए, अब कुछ देर के लिए जरूर है, जिस तरह से धमाका हुआ था मोनिका, जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा धमाका हो जहाँ 20 से 25 लोग घायल हुए हों, 27 लोग घायल हुए, तो वहाँ उस स्पॉट का किस तरह का मंजर होगा और लोग कितने सहमे होंगे, डरे होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो उसका अंदाजा अब बखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे वो हालात जो है वह सामान्य होते जा रहे हैं, जहाँ बस स्टैंड में अभी तक हालांकि वो ठीक है मनोज, एक और अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जब अलर्ट मोड पर प्रशासन है, जब पुलवामा अटैक के बाद ही ये कह दिया गया कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, उसके बावजूद ग्रेनेड यहाँ पहुंचा कैसे, हमला कैसे कर पाए, ये आतंकी मुमकिन कैसे हो पाया? बिल्कुल मोनिका जी, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और ये सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस से भी पूछा जा रहा है कि अगर ग्रेनेड लेके आदमी यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है। लेकिन हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा मोनिका कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है, ग्रेनेड को ले जाना ये पॉसिबल नहीं होता है। हर पुलिस वाला जो है हर आने जाने वाले की तलाशी में, और एक बार जैसे ही ग्रेनेड फेंक देता है तो उसके बाद वो मिलिटेंट नहीं रहता। बिल्कुल, फिलहाल तो जो कदम उठाए गए थे इस तरह की चीजों से निपटने के लिए, उसमें और ज्यादा सख्ती बरतने की और ज्यादा चौकस होने की जरूरत है प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे एडिटर बता रहे थे जम्मू कश्मीर से कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। थोड़ी देर के लिए हमला था, इससे पहले भी 2 बार जहां पर हमला हो चुका है। पूरे बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो लोगों में काफी दहशत का माहौल बन चुका था जिस समय ये हमला हुआ। और अभी अगर हम बात करें बस स्टैंड पे तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में तो ले लिया है, लेकिन लगातार यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो काफी दहशत में हैं। और जो इनसे बात करेंगे, बताइए क्या हुआ, क्या देखा आपने? देखिए, ये एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जम्मू मंदिरों के शहर के ऊपर फिर से हमला हुआ है। हम सरकार को कब से कह रहे थे कि जम्मू एक सेफ ट्रांजिट कैंप बनता चला जा रहा है आतंकवादियों के लिए। हमने गवर्नर साहब से भी कहा था और पुलिस प्रशासन से भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने इनसे मांग करी थी कि जम्मू में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन, एम्युनिशन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। अभी चंद दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ, उसके बाद फिर यहीं से इन्हीं बसेस के ऊपर बैठ करके लाइव ग्रेनेड लेकर के हमने कॉन्वेंट स्कूल के पास पकड़े। इन्हीं बसेस के ऊपर बैठ करके दूसरे राज्यों में आतंकवादी जा रहे थे वो पठानकोट में पकड़े। फिर उसके बाद सुंजमा में हमला, नगरोटा में हमला, कुजवानी में हमला, जगटी में हमला, पुलवामा में हमला। तमाम देश में जम्मू से आना जाना है आतंकवादियों का, और ये इन्फेक्शन जो है ये जम्मू में फैल रही है। ये एक सेफ पैसेज, सेफ आप बताएं क्या इस समय क्या हुआ दोपहर को जब यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो है कि 18 लोग इंजर्ड हुए हैं, ग्रेनेड अटैक हुआ है यहाँ पर। इससे पहले 2 ग्रेनेड अटैक पहले हुए। हम पहले भी सरकार से डिमांड करते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा एजेंसी है इनको हाई अलर्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा भीड़भाड़ वाला इलाका है। जब कश्मीर के रास्ते बंद होते हैं यहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ये पहले भी डिमांड हम कर चुके हैं, पहले भी बहुत जोरदार प्रोटेस्ट किए हमने। और यहाँ पर हाई जोन के कैमरे लगने चाहिए ताकि यहाँ का पूरा चप्पा जो है वो जो उसकी जद में आए। लेकिन सरकार सोई है, जब अटैक होता है तब हरकत में आती है और उसके बाद शांत हो जाती है। आप बताइए क्या कहेंगे इस समय जो हमला हुआ है? और हम इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि अब या आर या पार, अब सरकार को कुछ ना कुछ चाहिए कि सेंट्रल सरकार को वो कुछ करे। आप हमें बताइए, आप यहाँ बस स्टैंड में क्या आप देखा आपने जब हमला हुआ था? हम तो फिलहाल अभी तो इधर तो थे ही नहीं, अभी आए, अभी भीड़ भाड़ी दिखी है इधर। बहुत नजायज हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। यहाँ पर जो लोग हैं इनका ये साफ कहना है कि पहले भी 2 बार यहाँ पर हमला हो चुका है और ये आज तीसरा हमला इस इलाके में हुआ है।
यहाँ पर जो बस स्टैंड के आसपास के लोग हैं उनके अंदर भी दहशत का माहौल बना हुआ है कि किस तरीके से आतंकी जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद जो इनपुट्स भी थे कि यहाँ पर हमला होगा, खास करके यहाँ पर बाहरी राज्यों की बसेस जो हैं वो यहाँ पर लगती है, जो पठानकोट, अमृतसर या हिमाचल जाने वाली बसेस यहाँ पर लगती है और यहीं से सवारियों को बाहर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो बसेस के लिए जो स्टाफ होता है उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल होता है कि किस तरह से इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, जब भी जम्मू पठानकोट हाईवे बंद होता है तो यहाँ पर जो यात्री होते हैं वो ठहरते हैं आकर, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और दिन के समय इस एरिया को अटैक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर थे, जो गाइड्स थे आतंकियों के, वो इस इलाके में सक्रिय थे, जिनको पूरे इलाके का पता था और उसी तरीके से वो यहाँ पर इसको टारगेट कर रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, बस स्टैंड जम्मू। राहुल गांधी ने राफेल डील की फाइल चोरी होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस राफेल डील में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फाइल चोरी हुई है, इसे लेकर कार्रवाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिस और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। उनके बारे में सब जानते हैं, उनकी बात को कोई उनकी पार्टी वाले गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, रक्षा मंत्रालय से पेपर गायब होना बड़ी बात है, इस पे वो सारी चीजों को पॉपुलर करेंगे और पॉपुलर करने के बाद वो हर चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि उनके द्वारा किसी भी बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनका काम केवल है कि प्रधानमंत्री को किसी प्रकार बदनाम नहीं कर पाए, तो वो सारा अटैक प्रधानमंत्री पर लाकर किसी प्रकार से वो प्रचारित करना चाहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अब उसके बाद जब मुद्दा नहीं रहा तो फिर मुद्दे को किसी प्रकार से लाने का प्रयत्न, ये उनकी पुरानी साजिश रही है। और मैं समझता हूं कि उनकी बात को ना तो जनता गंभीर से सुनती है, ना ही उनकी पार्टी के लोग इनको सुनते हैं। लखनऊ में आज न्यूज़ 18 की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने के लिए यूपी रत्न से सम्मानित किया गया लोगों को। आपको बता दें कि इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के रत्नों का सम्मान किया। जिन शख्सियतों का सम्मान किया गया उन्होंने यूपी को अलग अलग क्षेत्रों में राज्य को पहचान दिलाई है और ऐसे लोगों का आज सम्मान किया गया। हमारे देश में विकास के 4 प्रमुख सेक्टर्स हैं। एक है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे देश के जीडीपी में 22% से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। 52 से 54% सर्विस सेक्टर है और 8 से 12% एग्रीकल्चर सेक्टर है। उत्तर प्रदेश की विशेषता ये है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें जहां होती है वहां इंडस्ट्रीज आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां इन्वेस्टमेंट आती है वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी दूर हो जाती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो पानी की अवेलेबिलिटी है। गंगा से लेकर यमुना तक, गंडक तक जो नदियां हैं उसका पानी अवेलेबल है, सॉइल बहुत अच्छी है और पावर का भी अभी उतनी समस्या नहीं है। तो वाटर, पावर, अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में भी मुझे लगता प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी सुधार हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।